हेलो एवरीवन, मैं हूं गायत्री मनवानी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 6 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस सीखने वाले हैं। तो जो टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे आर, फर्स्ट टॉपिक है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सेकंड टॉपिक है फैक्टोरियल नोटेशन, थर्ड टॉपिक है परम्यूटेशन और लास्ट में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशंस। तो बच्चों ये दिस इज बिट लेंदी चैप्टर, तो इसको एक ही वीडियो में कवर करना इज बिट डिफिकल्ट। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर की पूरी सीरीज बनाने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दैट सीरीज, जिसमें हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सीखेंगे, उसके बेसिक सीखेंगे, डेफिनेशन और उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर इज गोइंग टू बी द lecture of exercise 6.1 and then the pattern follows. So let's get started with first lecture. ओके तो सबसे पहले शुरू करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो बच्चों इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। तो मान लो आप एक पार्टी में जा रहे हो और आपको आपके लिए एक शर्ट सिलेक्ट करना है और एक पैंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब मान लो आपके पास शर्ट के लिए ऑप्शंस है, मान लो S1 एक शर्ट है, S2 एक शर्ट है और S3 एक शर्ट है, ठीक है। और पैंट के लिए आपके पास ऑप्शन है, मान लो एक पैंट है P1 और दूसरा पैंट है P2, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि आप कितने वेज में, कितने तरीकों से आप शर्ट सिलेक्ट करोगे और उसके बाद पैंट सिलेक्ट करोगे, ठीक है। तो अब आपको सिलेक्ट करनी है दोनों चीजें, पहले आपको शर्ट सिलेक्ट करनी है और फिर आपको पैंट सिलेक्ट करनी है। तो अब क्या करोगे बच्चों, मान लो पहले आपने तीनों में से शर्ट 1 सिलेक्ट किया, ठीक है, और उसके बाद दोनों पैंट में से पैंट 1 सिलेक्ट किया, ठीक है। एक ये तरीका हो गया आपका आउटफिट डिसाइड करने का। दूसरा, मान लो शर्ट S2 सिलेक्ट किया और पैंट्स में से पैंट P1 ही सिलेक्ट किया, ये सेकेंड वे हो गया आपका आउटफिट डिसाइड होने का। थर्ड तरीका क्या है, आपने शर्ट S3 ले लिया और पैंट P1 ले लिया। दिस इज द थर्ड आउटफिट विच यू कैन वेयर। अब देखो यहाँ पे हमने S1, S2, S3 सिलेक्ट किया और उसके साथ P1 लिया, तो हमारे पास 3 आउटफिट्स हो गए। अब यहाँ पे मान लो मैं शर्ट S1 के साथ पैंट P2 सिलेक्ट कर रही हूँ, शर्ट S2 के साथ पैंट P2 सिलेक्ट कर रही हूँ और शर्ट S3 के साथ पैंट P2 सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो अब मैंने पहले शर्ट सिलेक्ट किया 3 तरीकों से और पैंट मैंने सिलेक्ट किया 2 तरीकों से। तो टोटल मेरे पास ऑप्शंस कितने हैं बच्चों, टोटल मेरे पास ऑप्शंस है अपना आउटफिट डिसाइड करने के 6 ऑप्शंस है, ठीक है। तो यही है हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ये 6 कैसे आया, शर्ट के लिए मेरे पास 3 चॉइसेस है और पैंट के लिए मेरे पास 2 चॉइसेस है, तो 3 into 2 gives me 6। तो इसको ही हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, या इसका दूसरा नाम क्या है बच्चों, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल में ये जरूरी है कि आपको पहले एक काम करना होता है और उसके बाद आपको दूसरा काम करना होता है। वो दोनों काम सक्सेशन में करने के कितने वेज है वो हम ढूंढते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से या मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, ठीक है, क्लियर है। अब इसका एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। सो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, इफ एन इवेंट कैन अकर इन m डिफरेंट वेज following which another event can occur in n different ways। एक इवेंट है जो कि कितने वेज में हो रहा है, m वेज में हो रहा है, और एक दूसरा इवेंट है जो n अलग वेज में हो रहा है। देन टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट्स इन द गिवन ऑर्डर। इन द गिवन ऑर्डर मतलब क्या, हम एक पहला काम फिनिश करेंगे और उसके बाद दूसरा काम फिनिश करेंगे, तो इन अ गिवन ऑर्डर इज m into n। जैसे शर्ट सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास कितने तरीके थे, 3 तरीके थे, और पैंट सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके थे। तो पहले शर्ट सिलेक्ट किया और उसके बाद पैंट सिलेक्ट किया, तो ये दोनों काम करने के हमारे पास कितने तरीके हैं, 3 into 2 which gives me 6 ways,
ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक और एग्जाम्पल दूंगी बच्चों मैं आपको। मान लो यू आर गोइंग एट अ वेडिंग, ठीक है, और अब वेडिंग में आपके पास मान लो स्टार्टर्स में यू हैव ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस है, मान लो, मैं नेम नहीं दूंगी उनको, तो मान लो यू हैव 3 ऑप्शंस, लेट्स से S1, S2 एंड S3, एंड लेट्स से डेजर्ट में आपके पास है 4 ऑप्शंस, लेट्स से D1, D2, D3 एंड D4, एंड देन यू वांट टू हैव बोथ द थिंग्स, पहले आप स्टार्टर्स लेना चाहोगे और उसके बाद आप डेजर्ट लेना चाहोगे। तो अब देखो इसमें आपके पास कितनी चॉइसेस है, आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो। तो लेट्स से स्टार्टर 1 के साथ डेजर्ट 1 ले लेंगे, फिर स्टार्टर 2 के साथ डेजर्ट 1 ले लेंगे, S3 के साथ डेजर्ट 1 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद अगेन S1 सिलेक्ट किया, उसके बाद डेजर्ट 2, S2 के साथ डेजर्ट 2, S3 के साथ डेजर्ट 2, देन वी हैव मान लो S1 के साथ डेजर्ट 3, S2 के साथ डेजर्ट 3 एंड S3 के साथ डेजर्ट 3, एंड लास्ट में मान लो S1 के साथ D4, S2 के साथ D2 एंड S3 के साथ, सॉरी दिस इज D4, देन D4। तो हमारे पास बच्चों हमारा स्टार्टर सिलेक्ट करने का, और उसके बाद हम क्या सिलेक्ट करेंगे, डेजर्ट सिलेक्ट करेंगे हमारे लिए, एंड वी वांट टू हैव एनी वन ऑफ देम, स्टार्टर्स में से एक और डेजर्ट में से एक। तो हमारे पास टोटल हमारा मील डिसाइड करने का कितना तरीका है, 12 वेज है, ठीक है। ये कैसे आया, देखो इसको 3 वेज है और ये करने के 4 वेज है, तो टोटल वी हैव 3 into 4, दैट इज 12 वेज ऑफ डूइंग पर्टिकुलर थिंग, विच थिंग, ऑफ सिलेक्टिंग स्टार्टर्स एंड डेजर्ट। तो ये होता है बच्चों हमारा मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। अब मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल को ना हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे आपको 2 चीजें बताई, एक स्टार्टर सिलेक्ट करने का और डेजर्ट सिलेक्ट करने का। इसके पहले भी मैंने आपको शर्ट और पैंट्स का एग्जाम्पल दिया, बट ये जो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल है ये सिर्फ 2 इवेंट्स पे रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसको आप फाइनाइट नंबर ऑफ इवेंट्स पे एक्सटेंड कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे कोई एक टास्क करना है, ठीक है, और इस टास्क को करने के मेरे पास m वेज है, और उसके बाद मान लो मेरे पास टास्क 2 है, वो करने के मेरे पास n वेज है, देन आई हैव टास्क 3 और उसको करने के मेरे पास लेट्स से r वेज है। तो ये टास्क 1, टास्क 2 और टास्क 3 सक्सेशन में करने के मेरे पास कितने वेज है, m into n into r वेज है, ठीक है। और यही हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 पे, हम इसको n टास्क पे भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। लेट्स से टास्क यहाँ पे लेट्स से इसको करने के, लेट मी गिव यू थोड़ा पर्टिकुलर एग्जाम्पल, जैसे टास्क 1 करने के n1 वेज, टास्क 2 करने के n2 वेज, ठीक है, एंड देन आई हैव टास्क n करने के n वेज, ठीक है, या टास्क k करने के n k वेज। तो ये सारे टास्क करने का सक्सेशन में हमारे पास कितने वेज होंगे, n1 into n2 into n3 अप टू व्हाट nk। इज दैट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर हुआ? तो वी कैन गो टू एग्जाम्पल्स नाउ। ओके, सो लेट्स मूव टू एग्जाम्पल्स नाउ। सो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द नंबर ऑफ 4-letter words with or without meaning which can be formed out of letters of word rose where the repetition of letters is not allowed। अब बच्चों इसका मतलब क्या कि रोज में जितने भी लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, ROSE, मतलब हमारे पास 4 लेटर्स हैं, ठीक है। अब ये 4 लेटर्स का यूज करके मुझे दूसरा कोई 4-letter वर्ड बनाना है, ठीक है। विथ मीनिंग और विदाउट मीनिंग हमारा कंसर्न नहीं है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि ये 4 लेटर्स यूज करके हमें दूसरा 4-letter वर्ड बनाना है। नाउ वेयर द रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड, मतलब अगर मैंने R यूज कर लिया तो मैं दूसरी बार R यूज नहीं कर सकती हूँ, अगर मैंने S यूज कर लिया तो मैं दूसरी बार S को यूज नहीं कर सकती हूँ। तो अब देखो हम कैसे मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज करेंगे यहाँ पे। अब देखो ये फर्स्ट प्लेस है,
ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे रखने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? 4 ऑप्शंस हैं, आर, ओ, एस या ई। मतलब फर्स्ट प्लेस को मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ कितने वेज में बच्चों? 4 वेज में। ठीक है। अब अगर ये एक प्लेस फिल हो गया, ये ऑक्यूपाइड हो गया, तो अब ये 3 प्लेसेस है। 3 प्लेसेस को मैं कितने वेज में, मतलब मान लो 3 प्लेसेस बची मेरे पास, अब सेकंड प्लेस को मुझे फिल करना है। ठीक है। अब सेकंड प्लेस को अगर मुझे फिल करना है तो मेरे पास ऑप्शंस भी कितने बचे? यहाँ पे क्या बोला है? रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड। मतलब जो लेटर आपने यहाँ पे यूज कर दिया ना, आप इसको फिर से यहाँ नहीं यूज कर सकते हो। तो अब मान लो मैंने आर यूज कर दिया है यहाँ पे, तो अब मेरे पास क्या ऑप्शंस बचेंगे? ओ, एस या ई बचेगा। या मान लो मैंने ओ यूज कर दिया यहाँ पे, तो मेरे पास आर, एस या ई बचेगा। तो इस तरीके से मेरे पास इस सेकेंड प्लेस को फिल करने के कितने वेज होंगे? 3 वेज होंगे। ठीक है। कोई भी 3 लेटर्स को मैं रखूंगी वहां पे। अब मान लो ये भी हो गया। अब मेरे पास कितने प्लेसेस बचे? 2 प्लेसेस बचे, और इस प्लेस को मुझे फिल करना है। अब इस प्लेस को अगर मुझे फिल करना है तो मेरे पास लेटर्स भी तो 2 बचे हैं ना, क्योंकि मैंने ये 2 प्लेसेस तो ऑलरेडी फिल कर दिए और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इसके लिए मेरे पास कितने वेज होंगे? 2 ही लेटर्स होंगे जिसको मैं फिल कर सकती हूँ। ठीक है। अब ये भी हो गया। अब लास्ट में मेरे पास जो जगह बचेगी, और इन चारों में से लेटर भी एक ही बचेगा क्योंकि 3 लेटर्स को तो मैं यहाँ पे बिठा चुकी हूँ ऑलरेडी। तो आई हैव 1 वे ऑफ फिलिंग द लास्ट प्लेस। अब देखो, मुझे ये चारों चीजें साथ में करनी है। मतलब आई वॉन्ट टू सिलेक्ट दिस, दिस, दिस एंड दिस। तो यहाँ पे क्या यूज होगा? मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल। मतलब दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, देन दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज एंड लास्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन 1 वे। और यहाँ पे हम लगाएंगे मल्टीप्लीकेशन का साइन, बिकॉज आई वॉन्ट टू डू एवरी टास्क इन सक्सेशन। तो ये हुआ 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच गिव्स मी 24 वेज। मतलब जो 4 लेटर वर्ड है, ऐसे कितने 4 लेटर वर्ड्स बनेंगे रोज से? 24 वर्ड्स आपके बन सकते हैं इस रोज वर्ड से। ठीक है। अब एक ना क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन में मॉडिफिकेशन ये है कि मान लो यहाँ पे बोला है रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड ना, अगर यहाँ पे बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करते? अगर आपको रिपीटेशन ऑफ लेटर्स अलाउड बोलते तो अब देखो समझते हैं हम क्या करेंगे। देखो, फर्स्ट प्लेस में आर, ओ, एस, ई हम कोई भी वर्ड रख सकते हैं, सॉरी हाँ कोई भी लेटर रख सकते हैं। तो आई हैव 4 वेज ऑफ फिलिंग दिस प्लेस। ठीक है। अब सेकेंड प्लेस को ये देखो, ये फिल हो गया, इसको हटा दो। अब सेकेंड प्लेस देखो, सेकेंड प्लेस में क्या मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शन है? ऐसा है कि अगर मैंने यहाँ आर रख दिया तो यहाँ मैं आर नहीं रख सकती हूँ? मैं रख सकती हूँ, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड। आर रखा तो आर रख सकती हूँ, एस रखा तो भी मैं एस रख सकती हूँ यहाँ पे। तो अगेन आई हैव हाउ मेनी चॉइसेस फॉर सेकेंड लेटर? 4 चॉइसेस है। ठीक है। अगर यहाँ चारों में से कोई एक रखा है तो दूसरे में भी चारों में से मैं कोई एक इजीली रख सकती हूँ। आई डोंट हैव एनी इश्यू विद। ओके, एंड सिमिलरली अब अगर ये भी फिल हो गया, अभी ये थर्ड प्लेस के लिए भी मुझे रेस्ट्रिक्शन नहीं है, रिपीटेशन अलाउड है, तो मैं चारों में से कोई भी एक लेटर यूज कर सकती हूँ। तो अगेन आई हैव 4 वेज फॉर सिलेक्टिंग दिस लेटर। एंड देन लास्ट में भी मेरे पास रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सिंस रिपीटेशन ऑफ लेटर्स इज अलाउड। तो यहाँ पे भी मेरे पास 4 ही वेज है ये सिलेक्ट करने के। तो अब दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज, अगेन 4 एंड 4। तो ये काम कितने तरीकों से हो सकता है? 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। मतलब ये क्या हो गया? 4 का पावर 4 हो गया। अब इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 2 का पावर 8, है ना, लॉज ऑफ इंडाइसिस यूज करके। देखो क्या किया मैंने, 4 के पावर 4 को, अब 4 है ना यहाँ पे, तो 2 का पावर 2 रखा 4 को, एंड देन दिस इज 4। देन ये हो गया हमारा 2 का पावर 8। 2 का पावर 8 कितना होता है बच्चों? दिस इज 256। मतलब अगर हम रिपीटेशन अलाउ कर रहे हैं तो हमारे ये रोज वर्ड से
कितने वर्ड्स बन सकते हैं? 256 वर्ड्स बन सकते हैं, और अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं कर रहे तो 24 वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? Our next example is find the number of different signals that can be generated by arranging at least two flags in order one below the other. Of course जो हम task succession में करते हैं on a vertical staff if 5 different flags are available. अब बच्चों हमें क्या दिया है? हमारे पास 5 फ्लैग्स दिए हैं। मान लो 5 फ्लैग्स को मैं डिनोट करती हूँ F1, F2, F3, देन F4 एंड F5 से। ठीक है, 5 फ्लैग्स है। और अब हमें क्या करना है? आई वॉन्ट टू जनरेट डिफरेंट सिग्नल्स बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। अब यहाँ पे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। तो अब एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5। यस और नो? यहाँ पे क्या बोला है? कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स। तो एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 फ्लैग्स को अरेंज करना है। तो या तो 2 फ्लैग्स को अरेंज करना है, या तो 3 को, या तो 4 को, या तो 5 को। 5 से ज्यादा तो हम लोग अरेंज भी नहीं कर सकते हैं। यस और नो? तो यहाँ पे हम लोग अलग अलग केसेस कंसिडर करेंगे। पहले 2 फ्लैग्स लेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो अब अगर मुझे 2 फ्लैग्स को अरेंज करना है तो मान लो फर्स्ट केस 2 वाला लेते हैं। तो अब देखो ये मान लो एक फ्लैग हो गया, ये दूसरा फ्लैग हो गया। अब ये अलग अलग हमारे पास सिग्नल्स जनरेट करेंगे एज वी पुट दीज F1, F2, F3, F4, F5 हियर। तो अब बच्चों ये वाली जो प्लेस है, ठीक है, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? यहाँ पे जो फर्स्ट फ्लैग है इसकी जगह पे हम कितने फ्लैग्स रख सकते हैं? 5 फ्लैग्स रख सकते हैं। वी हैव दिस F1, F2, F3, F4, F5। तो इसके लिए वी हैव 5 चॉइसेस। ठीक है, अब ये फिल हो गया। अब इसको फिल करने के मेरे पास कितने तरीके हैं? देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है? अरेंजिंग एटलीस्ट 2 फ्लैग्स इन ऑर्डर वन बिलो द अदर on a vertical staff if the 5 different flags are available। तो आप रिपीट नहीं कर सकते हो फ्लैग को। ठीक है, इन ऑर्डर बोला है और डिफरेंट फ्लैग्स बोले हैं हमें। तो यहाँ पे अगर आपने एक फ्लैग रख दिया, ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने F1 रख दिया, तो अब इसके लिए आपके पास कितनी चॉइसेस है? F2, F3, F4, F5 चॉइसेस है। तो हाउ मेनी चॉइसेस आर देयर? 4 चॉइसेस। ठीक है, तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, और ये प्लेस को हम फिल कर सकते हैं 4 वेज में। और हमें दोनों काम करने हैं, पहले ये वाला करना है, फिर ये वाला करना है इन सक्सेशन। तो हमारे पास कितने फ्लैग्स बनेंगे बच्चों? 5 into 4 which gives me 20 सिग्नल्स। आप ऐसा बोल सकते हो, 20 सिग्नल्स हम लोग जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर ये 2 वाला हो गया, मतलब 2 फ्लैग्स से हम लोग 20 सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं। अब 3 वाला केस ले लो। ठीक है, तो 3 में देखो एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, और एक ये हो जाएगा। अब ये फर्स्ट वाला फ्लैग, फर्स्ट वाले फ्लैग के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव? मैं यहाँ पे F1 रख सकती हूँ, F2 रख सकती हूँ, F3, F4, F5, पांचों में से कोई एक रख सकती हूँ। तो आई हैव 5 चॉइसेस फॉर दिस। अब मैंने एक रख दिया यहाँ पे, मान लो मैंने F3 रख दिया, तो इसके लिए सेकेंड वाले के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है? F1, F2, F4, F5। ठीक है, ये F3 एक पर्टिकुलरली बोल रही हूं मैं, मान लो F4 भी रख सकती हूँ यहाँ पे, तो वो निकाल दिया तो मेरे पास कितनी चॉइसेस हो जाएंगी? 4। ठीक है, अब ये 4 यहाँ पे भी रख दिया और यहाँ पे भी रख दिया, तो ये थर्ड वाले के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस बच जाएगी? ओनली 3 चॉइसेस। अब मुझे तीनों चीजें करनी है इन सक्सेशन, तो हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव? 5 into 4 into 3 which gives me कितना आता है? ये 20, 20 into 3 60 सिग्नल्स बनता है ये। ठीक है, अब ये हो गया। अब मेरे पास यहाँ पे कितना, ये 3 फ्लैग्स से बनाया ना हम लोगों ने सिग्नल, अब 4 फ्लैग्स से बनाते हैं। ठीक है, तो अब 4 से बनाओगे आप, तो जस्ट अ सेकेंड, या तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 1, 2,
3 और ये 4। तो अब फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन हाउ मेनी वेज? 5 वेज, क्योंकि 5 फ्लैग्स है हमारे पास। अब एक फिल हो गया तो यहाँ पे 4 फ्लैग्स है, अब वो भी फिल हो गया तो अभी कितने वेज है? 3 फ्लैग्स है, अब वो भी फिल हो गया तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे बच्चों? 2 फ्लैग्स हो जाएंगे हमारे पास, 2 चॉइसेस हो जाएंगी फिल करने की। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 विच गिव्स मी कितना? 120 सिग्नल्स में यहाँ से जनरेट कर सकती हूँ। अगर पांचों मुझे फ्लैग्स एक साथ लेने हैं और सिग्नल जनरेट करना है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1, ये 2, ये मान लो 3, ये 4 और ये 5वां। तो यहाँ पे मेरे पास 5 चॉइसेस है, F1, F2, F3, F4, F5, तो मैं कोई भी रख सकती हूँ। आया 4 चॉइसेस। अब एक रख दिया तो सेकंड वाले के लिए मेरे पास बच जाएगी 4 चॉइसेस। यहाँ भी एक रख दिया, इसके लिए 3 चॉइसेस, इसके लिए 2, और लास्ट में एक जगह बची है और एक फ्लैग बचा है तो 1 चॉइस। तो टोटल मेरे पास कितने फ्लैग्स बनेंगे? 5 से अगर बनाऊंगी तो मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो अगेन मेरे पास 120 सिग्नल्स बनेंगे। अब बच्चों क्वेश्चन देखो क्या बोला है? The number of different signals that can be generated by arranging at least 2 flags in order. तो at least 2 flag मतलब 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो 2 के 20 बने, 3 के 60 बने, 4 के 120 और 5 के भी 120। तो टोटल सिग्नल्स कितने बने हमारे पास? टोटल सिग्नल्स में हम लोग क्या करेंगे? इन सब जो हमारे पास सिग्नल्स बने इनको ऐड कर देंगे। तो 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120 कितना होता है? ये 240 प्लस 60 गिव्स मी 300, 300 प्लस 20 गिव्स मी 320। तो ये फ्लैक्स यूज करके 5 हम कितने सिग्नल्स बना सकते हैं? इफ वी कंसिडर दीज 4 डिफरेंट केसेस वी कैन जनरेट 320 डिफरेंट फ्लैग्स। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? Okay, so this was all about fundamental principle of counting. Our next lecture is going to be of exercise 6.1. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for next lecture. Thank you so much.